अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.13 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन इज अ मैथमेटिकल कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज। एक प्रपोर्शन जो होता है ना, वो मैथमेटिकल कंपैरिजन होता है बिटवीन टू रेशोज। दो रेशो के दरमियान मैथमेटिकल कंपैरिजन होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज ओरिजिनेट्स प्रपोर्शन। दो रेशो की इक्वलिटी जो होती है वो प्रपोर्शन को ओरिजिनेट करती है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। इस साइन से इसको डिनोट करते हैं। ये चार डॉट जो हैं इससे इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये देखें, ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी। तो ये देखें, ये रेड में जो लिखे हुए ए और डी, ये क्या है, एक्सट्रीम्स ऑफ प्रपोर्शन। और ये जो दरमियान में लिखे हुए हैं बी और सी, ये मीन्स ऑफ प्रपोर्शन है, ठीक है। ए को फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, अब बी को सेकंड एलिमेंट, सी को थर्ड एलिमेंट और डी को फोर्थ एलिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 9 देखें पेज नंबर 50 पे। वेदर द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, ये बताएं कि क्या ये प्रपोर्शन में है या नहीं। तो ये रिमेंबर देखें, रिमेंबर इन प्रपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर नहीं इक्वल होंगे तो ये नॉट इन प्रपोर्शन आएगा, ठीक है। अगर ये इक्वल होंगी तो ये क्या लिखेंगे, इन प्रपोर्शन, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। तो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। 7 रेशो 2 प्रपोर्शन 35 रेशो 10। एक्सरसाइज 1.13 सवाल नंबर 1 पार्ट 1, 7 रेशो 2 प्रपोर्शन 35 रेशो 10। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है ना एक्सट्रीम्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 10 बराबर आएगा, ये जो मीन्स हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 0 0 7 1 7। तो ये आ गया 70। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 0 1 कैरी 2 3 6 और 1 7। तो ये भी 70 आ गया। तो ये इक्वल आ गया। तो लिखते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये एक्सट्रीम्स है ना 7 और 10। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हैंस these ratios are in proportion। अगर ये इक्वल ना होते तो ये नॉट इन प्रोपोर्शन आना था, ठीक है। तो अब ये इन प्रोपोर्शन है। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 2 रेशो 6 5 रेशो 20। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, ये 40 आ गया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30 आ गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो ये लिखेंगे इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इन प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को मल्टीप्लाई करने से और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर इक्वल नहीं आया, तो ये नॉट इन प्रोपोर्शन है, ठीक है। हैंस दीज रेशियोज नॉट इन प्रोपोर्शन। तो ये नॉट इन प्रोपोर्शन है, ठीक है। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। 16:12 4:3। तो एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 16 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 16 × 3 इक्वल मीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स क्या है? 12 और 4, 12 × 4। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। 3 6 18 8, एक कैरी 3 1 3 और 1 4, तो ये आ गया 48। 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। 4 2 8, 4 1 4, तो ये भी 48 आ गया। ये इक्वल आ गया ना। लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये इक्वल हैं, तो लिखेंगे हैंस दीज रेशियोज इन प्रोपोर्शन। हैंस दीज रेशियोज इन प्रोपोर्शन। तो ये इन प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 10:8 70:56। तो इसका भी हमने फाइंड करना है कि ये इन प्रोपोर्शन है या नॉट इन प्रोपोर्शन है। तो एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 × 56 इक्वल 8 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मीन्स है ना, 8 × 70। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 56 × 10 0 0, 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 को 6 से 6, 1 को 5 से 5, 0 6 5, तो ये आ गया 560। 70 को 8 से, 8 0 0, 8 7 56, तो ये आ गया 560। तो ये इक्वल आ गया एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये इक्वल है ना, तो लिखेंगे हैंस दीज ratios are in proportion। proportion में है, ठीक है। रेशियो क्या है? proportion में। अगर इक्वल ना होता तो ये नॉट इन proportion होना था, ठीक है। पार्ट 5 15:50 9:30। तो पहले एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 15 × 30 इक्वल 15 को 30 से मल्टीप्लाई किया और 50 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 50 × 9, 15 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 × 30 0 0, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, 0 5 4, तो ये आ गया 450 इक्वल 50 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 0 0, 9 5 40,
5, तो ये भी आ गया 450। तो ये दोनों इक्वल आ गए। एज प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो लिखेंगे हैंस these ratios are in proportion। तो ये रेशियो जो हैं इन प्रोपोर्शन हैं। पार्ट 6 20:4, 3:40। एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 40 इक्वल 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0, 4 को 0 से 0, 4 2 8, 0 0 8, तो ये आ गया 800, 4 3 12, तो ये 800 और 12 बराबर नहीं है। लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is not equal to product of means, hence these ratios are not in proportion। तो ये नॉट इन प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। तो इसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पार्ट 1 है 7:6 प्रोपोर्शन x/50। तो इसमें x जो वेरिएबल है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 7:6 प्रोपोर्शन x/50। तो ये एक्सट्रीम को और मीन्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये एक्सट्रीम्स है ना, ये देखें सॉल्यूशन, ये एक्सट्रीम है और ये मीन्स है। तो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 50 इक्वल आएगा मीन्स 6 × x। 50 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 350 इक्वल 6x। तो 6 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो 350 को हम 6 पे डिवाइड कर लेंगे, 6 5 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, 0 नीचे उतार लिया, 6 8 48, 6 8 48, तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, 50 - 48 2। अब ये देखें 2 6 से छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे, अब हम 0 लिख सकते हैं, 0 को नीचे उतार लेंगे, 6 3 18, 20 - 18, तो ये अगर 2 फिर 0 लिख सकते हैं, 0 को नीचे उतार लिया, 6 3 18। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहना है, ठीक है। तो लिखेंगे 58.33 इक्वल आ गया x, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई 58.33। तो यही हमने मालूम करनी थी x की वैल्यू। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 है y/8 प्रोपोर्शन 45/20 सॉल्यूशन।
प्रपोर्शन 45:20। एक्सट्रीम और ये मीन्स, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते हैं, y मल्टीप्लाई 20 इक्वल 8 मल्टीप्लाई 45। ये 20 इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 4 5 20, 5 1 5, 5 9 45, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 18। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई, 18। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, z रेशो 9 प्रपोर्शन 15:35। सॉल्यूशन z रेशो 9 15:35। एक्सट्रीम मीन्स, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते हैं, z मल्टीप्लाई 35 इक्वल मीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं 9 मल्टीप्लाई 15। तो ये 35 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 35। इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 5 7 35। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 27 ओवर में 7। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 27 को 7 पे, 7 3 21, 7 माइनस 1 तो ये आ गया 6। 6 चूँकि 7 से छोटा है इसलिए यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे, अब 0 0 नीचे लेकर आएंगे। 7 8 56, 60 माइनस 56 तो ये आ गया 4 0 0। 7 5 35, 40 माइनस 35 5 आएगा। z की वैल्यू आ गई 3.85। तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। बुक में जो आंसर लिखा हुआ ना 8 की जगह पे 9 लिखा हुआ है, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। 5 को जब राउंड ऑफ करेंगे, 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसको जब ख़त्म करेंगे तो ये वाला डिजिट जो है वो इसमें एक ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे 3.9। 5 को जब ख़त्म करेंगे तो 8 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये 3.9 आ गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर है जो बुक के पीछे लिखा हुआ है। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 W/2 24/18। इसमें हमने W की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, W मल्टीप्लाई 18 इक्वल मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 24। 18 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को, तो इधर से ये कट जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दो 1 2 2 9 18, 24/9 आ गया। तो ये 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 9, 3 8 24। तो ये आ गया 8/3। 8 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, 3 2 6, 8 माइनस 6 2। 2 चूँकि 3 से छोटा इसलिए यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे, अब 0 लिख सकते हैं, 0 को नीचे उतार लेंगे। 3 6 18, 20 माइनस 18 2, फिर 0 0 को नीचे उतार लिए, 3 6 18। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहना, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 2.66 W। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, 6 को राउंड ऑफ करेंगे ना, ये वाला जो 6 है, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 2.7, ठीक है।
राउंड ऑफ कैसे करते हैं, 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसको जब ख़त्म करेंगे तो ये जो डिजिट होता है इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 6 में हमने 1 ऐड कर दिया तो ये आ गया 7, तो ये W की वैल्यू आ गई। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो हमें इसमें मदद देंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, तो इसकी हमने डेफिनेशन पढ़नी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। 2 quantities are said to be in direct proportion if increase or decrease in one quantity causes the increase or decrease in the other quantity in the same ratio। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब एक चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ की भी कीमत बढ़ेगी, ठीक है ना। ये देखें एग्जाम्पल 11 में, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 50 पेन्स इज ₹150 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 सच पेन्स। तो इस एग्जाम्पल में देखें कि 15 पेन्स की कीमत कितनी है, 150 रुपये। तो 20 पेन्स की कितनी कीमत होगी, यानी कि वो बढ़ेगी ना, यानी कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार बढ़े या एक मिकदार के थोड़ा होने से दूसरी मिकदार भी थोड़ी हो, तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े या एक चीज़ के थोड़ा होने से दूसरी चीज़ भी थोड़ी हो, तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ थोड़ी हो या एक चीज़ के थोड़ा होने से दूसरी चीज़ बढ़े, तो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन। 2 quantities are said to be in direct proportion if the increase or decrease in one quantity causes the decrease or increase in the other quantity in the same ratio। तो ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कि एक मिकदार के थोड़ा होने से दूसरी मिकदार ज़्यादा हो, तो ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें दिखाया हुआ है। इफ़ 10 men do a work in 24 days, अगर एक काम को 10 आदमी 24 दिनों में करते हैं, in how many days 15 men can do the same task, तो 15 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो यानी कि 10 आदमी इसको 24 दिनों में करते थे तो 15 आदमी इसको कितने दिनों में करेंगे, तो आदमी बढ़ गए हैं तो डेज फिर थोड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। आदमी 10 से 15 हो गए ना, पहले 10 थे अब 15, तो 5 बढ़ गए हैं तो दिन फिर क्या हो जाएंगे, थोड़े हो जाएंगे। तो ये देखें आदमी बढ़ गए हैं तो दिन थोड़े हो गए हैं, तो यानी कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार थोड़ी हो या एक मिकदार के थोड़ा होने से दूसरी मिकदार बढ़े, तो ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसके ज़रिए हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब सवाल नंबर 3 है, इफ़ 7 किलोग्राम पोटैटोज कॉस्ट 140 रुपीज़, अगर 7 किलोग्राम आलूओं की कीमत 140 रुपये हो तो हाउ मच वी पे फॉर 12 किलोग्राम पोटैटोज, तो 12 किलोग्राम आलू कितने में ख़रीदेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 7 किलोग्राम आलूओं की कीमत 140 रुपये है तो आलू बढ़ गए हैं 12 किलोग्राम हो चुके हैं, ठीक है। तो आलूओं की कीमत भी बढ़ जाएगी, यानी कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ रही है, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सवाल नंबर 3 है, लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट, कॉस्ट जो हमने फाइंड करनी है पोटैटोज़ की उसको हम लेट कर लेते हैं x, लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट, इसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल। पोटैटोज़ पोटैटोज़ है किलोग्राम, कॉस्ट हमने रुपीज़ में फाइंड करनी है, ठीक है। पोटैटोज़ कितने थे, 7 किलोग्राम कितने में आते थे, 140 रुपीज़ में। अब पोटैटोज़ कितने हो गए हैं, 12 किलोग्राम, तो हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो यानी कि पोटैटोज़ किलोग्राम बढ़े हैं ना, तो कॉस्ट भी फिर बढ़ जाएगी,
यानी कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ रही है। एक मिकदार के इंक्रीज़ होने से दूसरी मिकदार भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो लिखते हैं एज mass of potatoes increased, जैसा कि पोटैटोज का मैस जो है इंक्रीज हुआ है, द प्राइस या कॉस्ट, द प्राइस विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। It is a direct proportion. ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोटैटोज का मैस जो इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये भी है कि इसकी कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको लिखते हैं, ये 12 से 7 की तरफ एरो जा रहा है ना, तो 12 को पहले ऊपर लिखेंगे, 12 डिवाइड 7, ठीक है, इक्वल। इसी तरह से x से 140 की तरफ एरो जा रहा है, तो x को ऊपर लिखेंगे और 140 को नीचे लिखेंगे, x ओवर 140। तो 140 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे। 140 मल्टीप्लाई 12/7, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर से कट जाएगा 140। ये देखें, इधर बच गया x, ये आ गया 7 1 7 7 2 14 0 7 एज इट इज़। 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 मल्टीप्लाई 12, 2 0 0 2 2 4, 1 0 0 1 2 2 0 4 2, तो ये आ गया 240। ठीक है, 240 इतनी कीमत होगी आलूओं की। 12 किलोग्राम आलूओं की कीमत कितनी होगी, 240 रुपीज़। यहाँ पे RS भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 4 है, फॉर 10 horses 12 किलोग्राम 400 ग्राम ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड डेली। अगर 10 घोड़ों को रोजाना 12 किलोग्राम 400 ग्राम खुराक की ज़रूरत हो, तो इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 16 horses। तो 16 घोड़ों के लिए कितनी खुराक की ज़रूरत होगी। ठीक है ना, 10 घोड़ों के लिए इतनी खुराक की ज़रूरत है, तो 16 घोड़ों के लिए कितनी खुराक की ज़रूरत होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो जो 10 घोड़े हैं वो 12 किलोग्राम 400 ग्राम खुराक खाते हैं। ठीक है, तो 16 घोड़े कितनी खुराक खाएंगे। तो यानी कि पहले 10 से 16 घोड़े हो गए ना, तो यानी कि घोड़े बड़े हैं तो खुराक भी इनकी बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ रही है। सवाल नंबर 4, लेट द रिक्वायर्ड फूड घोड़ों की खुराक हमने फाइंड करनी है ना, तो इसको हम x लेट कर लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं नंबर ऑफ हॉर्सेस मैस ऑफ फूड, नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने हैं, इसको ग्राम में लिखना है। ठीक है, खुराक को हमने ग्राम में लिखना है। नंबर ऑफ हॉर्सेस 10 घोड़े थे ना, तो कितनी खुराक थी, 12 किलोग्राम और 400 ग्राम। तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 किलोग्राम 400 ग्राम। तो 12 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 12 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 400, तो ये आ जाएगा 12,000 ग्राम प्लस 400 ग्राम, तो ये आएगा 12,400 ग्राम। ठीक है, 12,400 ग्राम आ गई खुराक।
16 घोड़े हो गए हैं, ठीक है। तो खुराक हमने फाइंड करनी है। तो घोड़ों की तादाद बड़ी है ना, तो खुराक की मिकदार भी बढ़ जाएगी, यानी कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ रही है। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। एज नंबर ऑफ हॉर्सेस इंक्रीज्ड, जैसा कि घोड़ों की तादाद बढ़ी है, द mass of food will also be increased। तो खुराक की मिकदार भी बढ़ेगी, ठीक है। इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये एरो 16 से 10 की तरफ जा रहा है, तो 16 को ऊपर रखेंगे और 10 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से बराबर लिख के, ये एरो x से 12,400 की तरफ जा रहा है, तो x को ऊपर लिखेंगे और 12,400 को नीचे, ठीक है। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 12,400 मल्टीप्लाई 16/10, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12,400 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पे डिवाइड कर देंगे। 12,400 मल्टीप्लाई 16, तो इसका जो आंसर आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 पे, तो ये आ गया 19,840। x, तो लिखेंगे x इक्वल है 19 किलोग्राम। ये 19,000 है ना, तो ये 19 किलोग्राम आ जाएगा और 840 ग्राम में आ जाएगा, 840 ग्राम। तो इतने किलोग्राम फूड की ज़रूरत होगी हॉर्सेस को। तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 5 है, द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल ऑफ बीन इज 40,400 रुपीज़। 16 क्विंटल फलियों के दानों की कीमत 40,400 रुपये है। हाउ मच विल 4 क्विंटल कॉस्ट। तो 4 क्विंटल फलियों के दानों की कीमत क्या होगी। तो 16 क्विंटल दानों की कीमत क्या है, 40,400 रुपये। तो 4 क्विंटल दानों की कीमत हमने फाइंड करनी है। तो ये पहले ज़्यादा थे तो ये थोड़े हो गए हैं, ठीक है। तो फिर इनकी कीमत भी ज़्यादा से थोड़ी हो जाएगी ना। ये 16 से 4 हो गया तो कीमत भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक मिकदार के थोड़ा होने से दूसरी मिकदार भी थोड़ी हो रही है। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट रिक्वायर्ड कॉस्ट हमने x लेट कर ली। क्वांटिटी ऑफ बीन्स, कॉस्ट 16 क्विंटल कितने का आता था, 40,400 का, 40,400 रुपीज़। तो 4 कितने का आएगा, इसकी हमने कीमत फाइंड करनी है। इसको हमने लेट कर लिया है x। तो ये थोड़े हो रहे हैं ना, 16 से 4 हो रहा है तो ये थोड़ा हो रहा है, तो फिर इनकी कीमत भी थोड़ी होगी, ठीक है। यानी कि एक मिकदार के थोड़ा होने से दूसरी मिकदार भी थोड़ी हो रही है। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो लिखते हैं एज क्वांटिटी ऑफ बीन्स डिक्रीज्ड the cost
will also be decreased. The cost will also be decreased. It is direct proportion. It is direct proportion. तो ये 16 से 4 की तरफ एरो शो हो रहा है ना, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, तो 16 को ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे, इक्वल 40,400 को ऊपर लिख के x को नीचे, क्योंकि x नीचे है। ये देखें ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो ऊपर वाली पहले लिखेंगे फिर नीचे वाली। तो x इधर मल्टीप्लाई हो गया और 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई x, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40,400 से। तो 16 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को, तो ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 40,400, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 40,400 डिवाइड कर देंगे 4 पे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 0, 4 1 ज़ा 4 0 0, ठीक है। तो ये आ गया x इक्वल आ गया 10,100, ठीक है। ये इतने रुपए के 4 क्विंटल आएंगे, ठीक है, रुपीज़ 10,100 रुपये, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 6 है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज़ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, अगर एक स्वीट के बॉक्स को 24 बच्चों में डिवाइड किया जाए, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तो हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिलती हैं, ठीक है। हाउ मैनी ईच विल गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4, अगर बच्चों की तादाद जो है वो रिड्यूस कर दी जाए 4, यानी कि 4 बच्चे उसमें से रिड्यूस कर दिए जाएँ, माइनस कर दिए जाएँ, तो बाकी कितने बचेंगे? 20, ठीक है, 20 चिल्ड्रन बच जाएंगे। तो फिर बताएं कि हर बच्चे को कितनी कितनी स्वीट्स मिलेंगी। तो ये देखें बच्चे थोड़े हो गए हैं ना, पहले कितने थे? 24, अब 20 हो गए हैं। तो ये देखें जब 24 बच्चे थे तो हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलती थी? 5 स्वीट्स। तो जब बच्चे थोड़े हो जाएंगे यानी कि 24 से 20 हो जाएंगे तो हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, यानी कि ज़्यादा मिलेंगी ना, तो वो हमने फाइंड करनी है। यानी कि एक मिकदार के थोड़ा होने से दूसरी मिकदार ज़्यादा हो रही है। तो ये कौन से प्रोपोर्शन होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी कि बच्चे थोड़े हो रहे हैं तो स्वीट्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ स्वीट्स को हम x लेट कर लेते हैं। Let the number of sweets is equal to x, number of children number of sweets नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 24 बच्चों को 5-5 स्वीट्स मिलती थी ना, तो 4 बच्चे रिड्यूस कर दिए गए हैं, ठीक है, थोड़े कर दिए गए, कम हो गए हैं, तो कितने बाकी बच गए? 20 है। तो ये हमने फाइंड करना है कि 20 बच्चों को कितनी कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी, स्वीट्स मिलेंगी। तो ये थोड़ी हो गई है मिकदार, तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि एक मिकदार के थोड़ा होने से दूसरी मिकदार ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो लिखेंगे एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज्ड द नंबर ऑफ स्वीट्स विल बी इंक्रीज्ड। चूँकि बच्चे डिक्रीज हो चुके हैं, थोड़े हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, द नंबर ऑफ स्वीट्स विल बी इंक्रीज्ड, तो जो नंबर ऑफ स्वीट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। द नंबर ऑफ स्वीट्स
will be increased. It is indirect proportion. ये क्या है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये देखें 24 से 20 की तरफ एरो शो हो रहा है। 24 को ऊपर लिखेंगे और 20 को नीचे। ठीक है, इक्वल। ये देखें x से 5 की तरफ एरो शो हो रहा है, तो x को ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई 5, इधर x रह गया अकेला। ठीक है, 5 1 5 5 4 20, तो ये 4 1 4 4 6 24, तो x इक्वल आ गया 6। तो x लिखेंगे, x इक्वल 6 स्वीट्स। हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी? 6 स्वीट्स मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 men टेक 10 days टू कट अ ट्री। अगर 2 आदमी एक दरख्त को 10 दिनों में काटते हैं, हाउ मैनी डेज विल टेक 4 men टू डू द सेम जॉब। तो 4 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले 2 men थे, अब 4 men हो चुके हैं। तो पहले कितने दिन काटने में लगते थे? 10 दिन। तो अब कितने दिन लगेंगे वो हमने फाइंड करना है। आदमी बढ़ चुके हैं तो दिन फिर कम हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार थोड़ी हो जाएगी, एक मिकदार के ज़्यादा होने से दूसरी मिकदार थोड़ी हो जाएगी। यानी कि आदमी बढ़ गए हैं तो दिन कम हो जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। या एक मिकदार का थोड़ा होने से दूसरी मिकदार बढ़ जाए, तो ये क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। डेज हमने फाइंड करने हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, इसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल। नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मैन कितने थे? 2। डेज कितने थे? 10 दिन। ठीक है, मैन कितने हो चुके हैं? 4। तो डेज हमने फाइंड करने हैं, तो इसको हमने लेट कर लिया है x के, यानी कि आदमी ज़्यादा हो गए हैं तो दिन कम हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार थोड़ी हो रही है। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो लिखेंगे एज द नंबर ऑफ men increased, as the number of men increased, the number of days will be, as the number of men increase, जबकि आदमी बढ़े हैं ना, इंक्रीज हुए हैं, the number of days will be decreased, तो दिन क्या हो जाएंगे? थोड़े हो जाएंगे। The number of days will be decreased. It is indirect proportion. ये क्या है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये देखें 4 से 2 की तरफ एरो जा रहा है, तो 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 4 को ऊपर लिखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह से 10 से x की तरफ एरो जा रहा है, तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 को ऊपर लिखेंगे और x को नीचे। तो ये देखिए x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
4 मल्टीप्लाई एक्स, 2 मल्टीप्लाई 10। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 4, इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड हो चुका है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू 5। तो कितने दिन लगेंगे, 5 डेज। तो 4 आदमी कितने दिनों में दरख्त को काटेंगे, 5 दिनों में दरख्त को काटेंगे। तो ये 5 डेज आ गए। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ वन पर्सन टेक्स 10 डेज टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन। अगर एक आदमी एक बाग में से सेब तोड़ने में 10 दिन लगाता है, हाउ मैनी डेज विल टेक 5 पीपल टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन। तो 5 आदमी मिलकर ये सेब कितने दिनों में तोड़ेंगे। अगर एक आदमी एक बाग में से सेब तोड़ने में 10 दिन लगाता है तो 5 आदमी मिलकर ये सेब कितने दिनों में तोड़ेंगे। तो ये देखें, 1 से 5 आदमी हो गए हैं, तो ये एक मिकदार बढ़ गई है, तो दूसरी मिकदार फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये 10 दिन थे तो ये थोड़े हो जाएंगे। तो ये कौन सा प्रपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज number of men number of days number of men। एक आदमी 10 दिन में सेब तोड़ता है, ठीक है, एक बाग में से। तो आदमी बढ़ चुके हैं, ये कितने हो चुके हैं, 5। तो अब वो 5 आदमी कितने दिनों में तोड़ेंगे, तो वो हमने x सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, ये डेज कितने दिनों में, यानी कि आदमी बढ़ गए हैं तो दिन कम हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार थोड़ी हो रही है, यानी कि एक मिकदार के ज़्यादा होने से दूसरी मिकदार थोड़ी हो रही है। तो क्या हो रहा है, ये इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है। ठीक है, एज द नंबर ऑफ मैन increased, as the number of men increased, जैसा कि आदमी बढ़ गए हैं, the number of days will be decreased। आदमी बढ़ गए हैं तो दिन कम हो जाएंगे। तो ये कौन सा है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है, इट इज इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये देखें, 5 से 1 की तरफ एरो शो रहा है ना, तो 5 को ऊपर लिख के 1 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जहाँ पे ख़त्म होता है उसको नीचे। स्टार्ट किधर से हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 को ऊपर लिखेंगे, और x पे ख़त्म हो रहा है तो x को नीचे लिखेंगे। ये जो x है ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 10। तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया, 5 इधर डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई है ना तो इधर डिवाइड हो गया, 5 1 5, 5 2 10। तो x इक्वल आ गया 2। तो ये डेज में थे ना, तो ये आ गया 2 डेज। तो बुक पे जो आंसर है ना वो गलत आंसर है, 2 डेज आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ वन पर्सन टेक्स 7 डेज टू क्लीन अ हाउस फ्रॉम बग्स। अगर एक आदमी एक घर से बग्स को 7 दिनों में क्लीन करता है,
हाउ मैनी डेज विल टेक 7 पीपल टेक टू क्लीन द हाउस फ्रॉम बग्स। तो 7 लोग इस घर को कितने दिनों में साफ़ करेंगे। एक आदमी 7 दिनों में साफ़ करता है घर को, तो 7 आदमी कितने दिनों में घर को साफ़ करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, एक आदमी से 7 आदमी हो चुके हैं, तो ये एक मिकदार बढ़ गई है, तो दूसरी मिकदार फिर क्या हो जाएगी, थोड़ी हो जाएगी। यानी कि 7 दिन है ना, तो जब आदमी बढ़ जाएंगे तो फिर दिन थोड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, लेट द रिक्वायर्ड डेज डेज को हमने लेट कर लिया x के इक्वल। नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मैन, एक आदमी 7 दिनों में घर को साफ करता है। एक आदमी 7 दिनों में घर को साफ करता है, तो आदमी बढ़ के 7 हो चुके हैं। तो अब वो कितने दिनों में घर को साफ करेंगे, ये हमने लेट कर लिया x है, डेज मालूम करने के लिए। तो आदमी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, एरो ऊपर को शो हो रहा है, तो डेज फिर क्या हो जाएंगे, थोड़े हो जाएंगे। तो एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार थोड़ी हो रही है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो लिखेंगे एज द नंबर ऑफ men इंक्रीज्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि आदमी इंक्रीज हो चुके हैं। द नंबर ऑफ डेज number of days will be decreased, men इंक्रीज हो चुके हैं और डेज डिक्रीज हो चुके हैं, तो इट इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, 7 से 1 की तरफ एरो शो रहा है ना, तो 7 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे। 7/1 इक्वल 7 से x की तरफ एरो आ रहा है। ठीक है, तो 7 को ऊपर लिखेंगे और x को नीचे। तो ये देखें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को 7 से और 1 को 7 से। 7 मल्टीप्लाई x, 1 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया 7x। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। 7 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड का, 7 से 7 कैंसिल होगा, 7 7 से कैंसिल, 1 आ गया। x इक्वल टू 1, तो ये आएगा 1 डे। 7 आदमी इसी घर को एक दिन में साफ करेंगे। ठीक है, तो यही हमने मालूम करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.13 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।